नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल TG2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2 के अलावा NPCIL, सेल, DRDO आदि एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न। ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देख कर चले जाना दोस्तों, यहाँ से एक भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो हमने पिछली सारी वीडियो बना कर रखी है वो सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं, इसलिए आपको सभी वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सीरीज हमारी अब समाप्ति की ओर है। 2 से 3 वीडियो और आएंगे, बाकी ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि परिपथ कहलाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न जो कि आपका दिया गया है, यदि विद्युत आवेशी दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा यदि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोनों का विभव समान हो, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर दिया गया है, यदि विद्युत आवेशी दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि दोनों का विभव समान हो, क्योंकि धारा का प्रवाह उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की तरफ होता है, इसलिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों कलर कोडिंग से है। जैसे कि प्रतिरोध के वर्ण कोड में लाल रंग का कौन सा मान दिया गया है। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, लाल का 2 होता है, जो कि आप जान सकते हैं। चलिए हम आपको एक बार फिर से पूरे कलर कोड को बता देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, काला की देख सकते हैं 0 होता है, भूरा का 1 होता है, लाल का 2 होता है, नारंगी का 3 होता है, पीला का 4 होता है, हरा का 5 होता है, नीला का 6 होता है, बैगनी का 7 होता है, स्लेट का 8 होता है, और हम बात करते हैं जैसे कि सफ़ेद का 9 होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि दोस्तों वैद्युत क्षेत्र ये सदिश राशि है, बाकी सभी अदिश राशि हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। टेक्नीशियन बी कहता है समांतर क्रम में, कौन सा सही है। दोस्तों, जो टेक्नीशियन बी कहेगा, यानी दोस्तों आपका वोल्टमीटर जो है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जो एमीटर होता है दोस्तों, उसको सीरीज में लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर कुछ अच्छी जानकारी दी गई है, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। श्रेणी क्रम में एमीटर को लगाया जाता है ताकि अधिक करंट को माप सके, जो कि हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न, आदर्श धारा स्रोत से शून्य होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि आंतरिक चालकता, ये इसका राइट आंसर है। जो कि आप देख सकते हैं, आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक रेजिस्टेंस अनंत होता है और सोर्स के पैरेलल में लगा होता है, तथा धारा स्रोत की आंतरिक चालकता शून्य होती है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्थैतिक विद्युत निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि घर्षण, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश किसमें वृद्धि करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि विद्युत क्षेत्र, ये इसका सही उत्तर है। जब दो आवेश एक निश्चित दूरी पर होते हैं तो उनमें आकर्षण या विकर्षण बल का कार्य करते हैं, जिससे फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव डैश डैश से बड़ी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 से बड़ी होती है, ये इसका सही उत्तर है। इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए ये विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं जो कि दोस्तों दिया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि दोस्तों चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने हेतु चालक तार में विद्युत वाहक बल लगाना आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, जो कि दोस्तों देख सकते हैं धारा का फार्मूला भी आप मान लो आवेश का फार्मूला यानी दोस्तों Q बराबर IT होता है, एक Q बराबर NE होता है। अगला प्रश्न, मानक तापमान और दाब डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 273 केल्विन एक एटॉमिक मास, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया, एक खोखले गोली चालक के भीतर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि पोर्सलिन के बने होते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों यह पोर्सलिन का बना पदार्थ का बना होता है। यह विद्युत रोधक यानी ओवरलोड लाइन है तो फ्यूज, किट कैट, स्विच, हीटिंग तत्व के लिए प्लेट आदि बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि कई पतले केबल्स को एक साथ स्थापित करना हो तो उपयुक्त विधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपरोक्त किसी भी विधि से स्थापित करना। जैसा कि यहाँ पर केबल्स को रेसवे में स्थापित करना, केबल्स को स्लीव में स्थापित करना, केबल्स को PVC टेप से लपेट देना, ये सारे इसके सही उत्तर हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। राइट आंसर, जैसा कि आप जान सकते हैं, आयरन की पट्टी से और केबल कवच से, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले सर्विंग, फिर आर्मरिंग, फिर बेंडिंग, फिर शीर्थ, फिर इंसुलेटिंग, फिर कंडक्टर लास्ट में होता है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें धारा प्रवाहित होती है कंडक्टर में। चलिए अगला प्रश्न, बैटन पर TRS केबल डैश डैश के लिए उपयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कम वोल्टता, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उच्च वोल्टता अनुप्रयोग के लिए निम्न प्रकार का विद्युत रोधी उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि निलंबन प्रकार का, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते पिन टाइप के लिए, आप देख सकते हैं 33 किलोवोल्ट तक का प्रयोग होता है। और स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर लाइन के अंतिम सिरे एवं मोड़ पर प्रयोग होता है इसका प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न, कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। आप सभी को पता होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी वर्ग, ये इसका राइट आंसर है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पूरे जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि Y के लिए 90 डिग्री, A के लिए 105 डिग्री, और E के लिए 120, B के लिए 130, F के लिए 155 और H के लिए 180 और C के लिए 180 से ऊपर होगा इसका तापमान। चलिए अगला प्रश्न, सह सकता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है। आप सभी को पता होगा, जो कि शीशा विद्युत रोधी नहीं है, जबकि दोस्तों अभ्रक, एबोनाइट, ये सभी विद्युत रोधी हैं। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, शीशा विद्युत रोधी नहीं है, यह विद्युत का सुचालक मिश्र धातु है। शेष सभी विद्युत रोधी, जैसे कि चारकोल, एबोनाइट, अभ्रक आदि विद्युत रोधी पदार्थ हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, तीन कोर केबिल में अंडाकार चालक प्रयुक्त होते हैं, जिसके कारण नीचे दिए गए गलत कथन को खोजिए। आपको देखना है दोस्तों इसमें कौन सा गलत है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, केबल का समग्र व्यास रेटेड वोल्टेज के लिए कम होता है। दोस्तों ये भी सही है। और केबल का समग्र व्यास बढ़ता है और वोल्टेज पतन और शक्ति ह्रास को कम कर देता है, ये सही है। केबल का भार कम होता है, ये भी दोस्तों सही है। केबल का मूल्य कम होता है, ये दोस्तों गलत है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी ये सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक वोल्ट मापी जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 25 वोल्ट की रीड कर सकता है, इससे 250 वोल्ट तक आप में किस प्रकार के रीड करेंगे। राइट आंसर, जैसा कि आप देख सकते हैं 9000 के श्रेणी प्रतिरोध के प्रयोग से, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं RM बराबर दिया गया, V बराबर दिया गया है, यहाँ पर VM बराबर दिया गया है। फार्मूले पर मान रखेंगे आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर दोस्तों ये फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर 9000 ओम आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि चांदी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों दो
200 वाट और 200 वोल्ट के बल्बों को 200 वोल्ट सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ा गया तो बल्बों द्वारा खर्च की गई कुल पावर क्या होगी। आप सभी को पता होगा, जो कि हम यहाँ पर फार्मूला लाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर P1 P2 V दिया गया, यानी वोल्टेज दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं R1 निकालेंगे यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मान निकाल के फिर दोस्तों आप फिर बाद में कुल शक्ति निकालेंगे। P बराबर आई स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूले पर मान रख देंगे तो आपका यहाँ पर 50 वाट सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका 50 वाट राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर क्या होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि बढ़ता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। समानता पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि वायर बाउंड, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर ये पदार्थ जो होते हैं दोस्तों आपके, ये प्रतिरोध यूरेका अथवा मैग्नीट नामक मिश्र धातु के महीन व नंगे तार की चीनी मिट्टी सिरेमिक या बेकेलाइट से बने शीट पाइप पर लपेट कर तैयार किए जाते हैं। इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता जो वोल्टेज कार्बन प्रतिरोधकों की अपेक्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया चित्र में दिए गए परिपथ में स्विच बंद किए जाने पर वोल्ट मीटर में क्या संकेत करेगा। चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर स्विच को आप बंद कर देंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो कि बढ़ता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि पारे के स्तंभ, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक ओम प्रतिरोध को नापने की इकाई ओम है और यह एक पारे के एक ऐसे कॉलम की प्रतिरोध है जिसकी लंबाई 10.63 सेंटीमीटर हो तथा मोटाई एक जैसी है तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका भार इतना देख सकते हैं ग्राम हो तथा इलेक्ट्रिसिटी की चाल इतनी हो, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसकी पदार्थ के दूसरे तार की किसकी लंबाई पहले तार से 4 गुना और आड़ी काट यानी क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल आधा हो तो इसका प्रतिरोध होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान दिया गया, जो कि दोस्तों R1 दिया गया, R2 हमें निकालना है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मान दिया गया है। यहाँ पर इस फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर हमने रखा फार्मूले पर मान। फिर दोस्तों R2 बराबर यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा 80 ओम, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बैटरी की धारिता मापन की यूनिट है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि एम्पियर इंटू घंटा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक धातु को इलेक्ट्रोड विभव को उसे डैश के अर्ध सेल से तुलना करने से प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि हाइड्रोजन, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। 3 सेल के जो प्रत्येक 1.5 वोल्ट के समांतर में जोड़ा गया परिणामी कुल वोल्टता डैश होगा। सही उत्तर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1.5 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, समांतर में सेल की संख्या बढ़ाने से कुल वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं उतना का उतना ही रहेगा। अतः यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 वोल्ट ही होगा तथा समांतर में जोड़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे धारा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न। प्लेटिंग घोल में साइनाइड डैश के रूप में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि सम्मिश्र एजेंट, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। बैटरी के एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को डैश में संयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि समांतर में संयोजित करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न। इसका फार्मूला भी दोस्तों आप देख लेंगे, जो कि यहाँ पर से सवाल बनते हैं आपके। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है, क्योंकि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए कम होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों वोल्टाइक अथवा लेक्लांसी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना, ये इसका ऑप्शन नंबर बी ध्रुवाच्छादन कहलाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अज्ञात विकिरण के निम्नलिखित गुण हैं। जैसे चलिए दोस्तों आपको पढ़ के बताते हैं। जैसे कि दोस्तों उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी और यह 0.01 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा पथ से विचलित नहीं किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि एक्सरे, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम आपको फिर से एक बार पढ़ के बता देते हैं जो कि आपको समझ में आ जाए। एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य यहाँ पर देख सकते हैं 0.01 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्सरे का उपयोग करते हैं। इस विकिरण को संटजन विकिरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, किसी बंद आवेश और सतह यानी दोस्तों किसी बंद सतह और सतह के अंदर घेरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा अभिवाह का संबंध डैश नियम स्थापित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि गॉस का नियम, ये इसका सही उत्तर है। गॉस के नियम के बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि किसी बंद सतह और सतह के अंदर घेरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा अभिवाह का संबंध गॉस का नियम स्थापित करता है। गॉस का नियम कूलॉम के नियम से निष्पादित किया जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न, दो चुंबकों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो दोनों चुंबकों के बीच आकर्षण या विकर्षण उसके मूल्य मान का तुलना में कम करने पर होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि 4 गुना होगा, ये इसका सही उत्तर होगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक चल कुंडली यंत्र में कुंडलन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि इसके विक्षेप को इसकी धारा का समानुपाती बनाने के लिए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि दोस्तों पूर्ण रूप संतृप्त वैद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह को डैश बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि टर्नों की संख्या बढ़ाकर, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं वैसे चुंबकीय फ्लक्स को वर्तन या टर्न संख्या एवं धारा बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दिया गया चुंबक पूर्ण रूप से संतृप्त अवस्था में, इसलिए अब केवल फ्लक्स वर्तन की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, एक धन आवेश को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है या किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी। राइट आंसर आपका आंसर हो जाएगा जो कि पश्चिम की तरफ होगी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले यहाँ पर हम जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों एक धनावेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है, जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर दिशा की ओर है तो में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर पश्चिम की तरफ अर्थात लंबवत होगी। यह दाहिने हाथ के हथेली नियम से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक परिनालिका में स्थिर धारा प्रवाहित होती है। अगर एक कच्चे लोहे के गट्ठर को कुंडली के रूप में डुबो दिया जाए तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है जो कि बढ़ेगा, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया एक कच्चे लोहे के गट्ठर को कुंडली के रूप में डुबो दिया जाता है तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। एक तार परिनालिका से धारा फ्लो होती है तो इसके चारों ओर क्षण चुंबक के समान ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि अवरक्त किरण इंफ्रारेड, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही धारा इससे आधे प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित की जाती है तो 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसका सही उत्तर जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले तो दोस्तों यहाँ पर इसको हल करेंगे, जैसे कि H = I²
RT यहाँ पर फार्मूला दिया गया, यहाँ पर पूरा मान दिया गया जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया। फिर दोस्तों यहाँ पर समीकरण बनाएंगे जो कि दोस्तों H बराबर I स्क्वायर RT के अनुसार यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। फिर दोस्तों इन दोनों समीकरण को आप हल करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। आपका हल करेंगे तो H2 बराबर आपका 30 जूल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 30 जूल सही उत्तर होगा। दोस्तों इस सवाल को पहले अपने आप से हल करें, जो कि रफ कॉपी आप लेकर जरूर बैठें, जो कि जो सवाल आए पहले वीडियो को रोककर वो सवाल अपने आप हल करें, फिर दोस्तों इस वीडियो में चलाकर देखें। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है जो कि 3 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तार में प्रवाहित धारा क्या होगी? सही उत्तर जैसा कि दोस्तों 10 एम्पियर, ये राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों Q बराबर IT, सिंपल सा फार्मूला, फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका यहाँ से 3 से भाग दे देंगे, आपका I बराबर 10 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 5 मिली हेनरी, 4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी के 3 प्रेरक समांतर में लगे हुए हैं, तो कुल प्रेरक तो क्या होगा? सही उत्तर जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसे हल करेंगे, जैसा कि दोस्तों हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, जैसा कि देख लें फार्मूला होता है 1/L, यानी हेनरी इक्विवेलेंट बराबर इस फार्मूले, आपको इस फार्मूले पर मान रख देना है। जो आप हल करेंगे तो L इक्विवेलेंट बराबर 0.47 मिली हेनरी आपका यहाँ पर आ जाएगा, लगभग आपका यहाँ पर 0.6 मिली हेनरी राइट आंसर, यानी इससे कम होगा, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि मूल मान से n गुना की जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? सही उत्तर जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि दोस्तों L1NL दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं सारा मान रख के यहाँ पर हल करते चले जाएंगे। फिर दोस्तों समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करेंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप जाएगा आपका R1 बराबर N स्क्वायर R, ये इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 जूल प्रति कूलाम, ये इसका सही उत्तर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न। जूल प्रति कूलाम निम्नलिखित की इकाई है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि विभवांतर, ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि दोस्तों निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसा कि दोस्तों ओम का नियम तो आप सभी को पता होगा, ओम का नियम V बराबर IR, न्यूटन का नियम दोस्तों ये E बराबर MC स्क्वायर होता है, आइंस्टीन का नियम, यानी आइंस्टीन का जो दोस्तों न्यूटन का नियम, सॉरी दोस्त, ओम का नियम आपका V बराबर IR, न्यूटन का नियम F बराबर MA जो कि बल होता है, आइंस्टीन का नियम जो होता है E बराबर MC स्क्वायर, इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर देख सकते हैं ओम का नियम जो कि यहाँ पर हमने लगाया, फिर न्यूटन का नियम ये लगाया, फिर आइंस्टीन का नियम, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया जो कि दोस्तों यहाँ पर लैप वाइंडिंग में ब्रुशों की संख्या सदैव होती है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है, जो कि आप देख सकते हैं। लैप वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या पोल्स की संख्या बराबर होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि दोस्तों डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है, सही उत्तर जैसा कि दोस्तों फ्लक्स ध्रुव, यानी ध्रुव के आर्मेचर की चाल के ध्रुव की संख्या के, ये सभी के समानुपाती होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्लक्स जो कि ध्रुव और चाल के सभी के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया जो कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसे डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर ओवर, यानी दोस्तों सीरीज जनरेटर, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि दोस्तों बूस्टर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं हम। जैसे कि डीसी सप्लाई वितरण में सीरीज जनरेटर को बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथा शंट वाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग निकटवर्ती वैद्युत प्रदायी वोल्टता प्रदान करने के लिए होता है, और ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग अधिक दूरी वाले वैद्युत भार को शक्ति देने के लिए किया जाता है, तथा फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग कम दूरी वाले वैद्युत भार शक्ति को देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं डैश डैश के बीच संबंध बताती है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को डेड डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि गति को बढ़ाकर, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि आप देख सकते हैं फार्मूले पर मान रखें, जो कि आप कहा जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान है तो जनरेटर डेड डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, जो कि लेवल कंपाउंड, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी एक प्रकार की डीसी मशीनों में अवशिष्ट चुंबकत्व रिजिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि स्व उत्तेजित जनरेटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे कि स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक होता है, लेकिन प्रत्येक उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का होना आवश्यक नहीं है। अवशिष्ट चुंबकत्व यानी वोल्टेज बिल्ड में अप में सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न, आर्मेचर की करंट में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कम्यूटेशन कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जितने समय में धारा का एक रिवर्सल होता है उस समय को दिक् परिवर्तक काल कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा भाप टर्बो प्रत्यावर्तकों को डेड डैश के लिए कुंडलित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि 2 ध्रुवों, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी गति ज़्यादा होती है और इसकी अच्छी लंबाई अधिक होती है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, स्विनबर्न जांच पद्धति में डीसी मशीन के रूप में चलती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि दोस्तों इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं, चलते समय डीसी मोटर में विद्युत चुंबकीय बल ईएमएफ प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करना, ये इसका सही उत्तर है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं। चलिए, इसके फार्मूले भी आप देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया, डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि बहुत कम होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर बहुत कम होता है। डीसी मोटर एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न, यदि किसी डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर की धारा 50% कम कर दी जाए तो उस मोटर का बलाघोर डेड डैश हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि पिछले मान का 25% कम हो 25% कम हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कम किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि किसी डीसी सीरीज मोटर के सामान्य परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि नहीं चलेगी, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले यहाँ पर कुछ जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का सीरीज यानी श्रेणी क्षेत्र मोटे विद्युत रोधी तार के कम वर्तन का होता है तथा आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है। सीरीज मोटर का उपयोग जहां उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है वहां पर किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ट्रामवे, होइस्ट, लिफ्ट आदि में करते हैं। अगला प्रश्न, शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ डेड डैश में जोड़ा जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि समांतर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख लें, शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ा जाता है तथा शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है पतले ताम्र चालक से अधिक फेरों की होती है। सीरीज फील्ड को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या मोटे तार के कम टर्न से बनाई जाती है। अगला प्रश्न, इंटरपोल को उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कम्यूटेटर पर स्पार्क कम करना, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दोस्तों किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टार्क समान बना रहता है तो क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दुगना हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, टर्मिनल वोल्टेज आधा करने पर बैक ईएमएफ आधा हो जाएगा, जिससे मोटर की गति आधी हो जाएगी। धारा सीधे ही गति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यदि गति कम होती है तो धारा का मान बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्ति नकारते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टार्क अभिलक्षण की आकृति क्या होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि अति परवलय होगी, इसका सही उत्तर होगा, जो कि आप देख सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि दोस्तों एक ट्रांसफार्मर के लहो लॉस को किसके योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। आप सभी को पता होगा, जो कि दोस्तों एडी करंट लॉस और यहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस, ये दोस्तों दोनों मिलकर आपका लहो लॉस को इसके योग होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट और ये पांचवा, जो कि यहाँ पर इसके सही उत्तर होंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न जाने से पहले इसकी काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों लव लास के लिए तो देख सकते हैं हिस्टैरिसीस हानि, भंवर धारा हानि, और हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए कम हिस्टैरिसीस गुणांक वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सिलिकॉन स्टील। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता अधिकतम कब होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि यह एक लोड पर चलता है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं, एक प्रवर्धक की तुलना में एक ट्रांसफार्मर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि निर्गत दक्षता नहीं बढ़ा सकता, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ट्रांसफार्मर एक उच्च दक्षता वाली डिवाइस है जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर कोड की पटलनों पर इनेमल परत लेपित क्यों की जाती है। सही उत्तर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पटलनों के संचारण को रोकने के लिए, एक दूसरे के विरुद्ध पटलनों को रोधित करने के लिए, भार धारा हानि को कम करने के लिए, सभी इसके राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए 3.8% से लेकर 4.5% तक सिलिकॉन धातु मिलाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 3 फेज 4 तार सर्विस के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होगा। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, डेल्टा से स्टार, ये इसका सही उत्तर है। स्टार स्टार संयोजन सामान्यतः हाई वोल्टेज तथा लो कैपेसिटी हेतु प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर के किस भाग को सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि वाइंडिंग, ये इसका राइट आंसर है। वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, चूंकि वाइंडिंग से होकर धारा प्रवाहित होती है, जिससे कि इसमें I2R हानि होती है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म होती है। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर बढ़ा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि केवल AC वोल्टेज बढ़ा सकता है, इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर केवल AC वोल्टेज बढ़ा सकता है या DC हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है, या एक ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ा घटा सकता है, इसकी दक्षता 97% तक होती है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में कौन से प्राचल एक समान रहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि पावर, ये इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर शक्ति को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है, बस वोल्टेज एवं धारा को परिवर्तित करता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक ट्रांसफार्मर कोर और आर्मेचर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है। आप सभी को पता होगा, जो कि नर्म लोहा, ये इसका सही उत्तर होगा। जो कि दोस्तों कोर को पटलित बनाया जाता है तथा इस पर वार्निश की लेप की जाती है। कोर पटलित करने में भार धारा हानि को कम करता है। अगला प्रश्न, द्विकुंडली परिणामित्र ट्रांसफार्मर की तुलना में स्वपरिणामित्र की यानी ऑटो ट्रांसफार्मर की है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्रम क्रोड हानि, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, विभव परिणामित्र के मामले में रूपांतरण अनुपात है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि द्वितीयक भार के शक्ति गुणक का ध्यान किए बिना नियत रहता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न, KWH मीटर को डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि इंटीग्रेटिंग उपकरण, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों एनर्जी मीटर इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब मीटर AC एनर्जी को मापता है तो यह वाट मीटर कहलाता है। जब मीटर DC एनर्जी को मापता
करता है तो यह एम्पियर आवर मीटर कहलाता है, जो कि आप देख सकते हैं। इंडिकेटिंग वोल्ट मीटर, जो कि दोस्तों इंडिकेटिंग उपयंत्र हैं ये, जैसे कि वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, ये सभी इंडिकेटिंग है। अगला प्रश्न, रोधन परीक्षण यानी टेस्टिंग इंस्टॉलेशन के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि डीसी का प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, डिश धारा का मान और दिशा नियत रहती है, इसलिए इसकी आवृत्ति शून्य होती है। डिश धारा को सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर आदि में प्रयोग किया जाता है और इससे प्राप्त किया जाता है। डीसी धारा का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि में इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्रतिरोध मापने की इकाई है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा, जो कि ओम होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वाट मीटर एक डैश डैश का उपकरण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि संकेतक, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, मेगा टेस्टिंग 500 वोल्ट स्थापन की वोल्टेज रेटिंग डैश डैश होनी चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि 1000 वोल्ट होनी चाहिए, इसका सही उत्तर है। जैसे कि इसके मेगर के बारे में हम थोड़ी जानकारी देखते हैं। जैसे कि दोस्तों, मेगर एक हस्तचालित डीसी जनरेटर होता है जिसका प्रयोग अति उच्च वोल्ट प्रतिरोध यानी स्थापन तथा बॉडी मोटरों मापने के लिए किया जाता है। मेगर 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2500 वोल्ट और 5000 वोल्ट की क्षमता तक में उपलब्ध होते हैं। स्थापन वोल्टेज रेटिंग मेगर टेस्टिंग 500 वोल्ट की दुगनी यानी 1000 वोल्ट होती है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण को डैश डैश के मापन में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि केवल वोल्टेज, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, इससे कई हजार तक की वोल्टता को माप सकता है। यह प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट धारा दोनों पर कार्य करता है। यह 20 किलो वोल्ट से 500 किलो वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, घर में लगा ऊर्जा मीटर होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि एनर्जी, ये इसका सही उत्तर होगा। यह दोस्तों इंटीग्रेटिंग टाइप का उपकरण होता है जिसकी रेटिंग किलोवाट आवर में होती है। अगला प्रश्न, सीरीज प्रकार के ओम मीटर में शून्य तथा अनंत चिन्हों की स्थिति क्या होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि शून्य बाएं, अनंत दाएं से दाएं और ये होता है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मापन उपकरणों में से कौन सा एसी और डीसी दोनों करंट के लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि मूविंग आयरन उपकरण, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वोल्ट मीटर की प्रेशर कॉइल में डैश डैश होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि महीन तार के अधिक चक्कर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, डीसी मापों के लिए केवल किस प्रकार के मापन को ही उपयोग किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि मूविंग कॉइल उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है। इसका पैमाना समरूप होता है। इंडक्शन प्रकार का उपकरण केवल एसी मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मूविंग आयरन उपकरण का प्रयोग वाट आवर उपकरण यानी एसी व डीसी दोनों को मापन के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अमीटर और वोल्टमीटर जोड़ने की सही विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सही उत्तर, अमीटर लोड के सीरीज में होता है और वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण सप्लाई आवृत्ति में बड़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि इंडक्शन उपकरण, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संलग्न चित्र में एक 3 फेज मोटर का गति टार्क वक्र दर्शाया गया है। मोटर का प्रारंभिक टार्क क्या होगा? चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न जानने से पहले यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि सीवीटी में रेजिस्टेंस ऐड करने पर स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू बढ़ती है जबकि मैक्सिमम टार्क की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और स्लिप की पोजीशन चेंज हो जाती है जहाँ मैक्सिमम टार्क मिल रहा है। अगला प्रश्न, कंडक्टर डैश डैश के द्वारा प्रचालित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि चुंबकीय कुंडली के द्वारा प्रचालित होता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, यह ड्यूल स्टार्टर का एक मुख्य घटक होता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के स्टार्टर में कंडक्टर्स का प्रयोग किए जाते हैं। यह एक प्रकार की ऐसी स्विचिंग युक्ति है जो एक साथ कई परिपथों को ऑन ऑफ कर सकती है। अगला प्रश्न,
ड्यूल स्टार्टर प्रचालित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि अर्धचालक उपलब्ध होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 3 फेज 3 HP 3 हॉर्स पावर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की लोड धारा होगी लगभग। राइट आंसर आप सभी को पता होगा जो कि 3 एम्पियर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि तुल्यकालिक गति से कम, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों जिस घूर्णी गति पर किसी 3 फेज प्रेरण मोटर की स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है वह उस तुल्यकालिक गति कहलाती है। इसका मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी तथा स्टेटर पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है, जो कि आप देख सकते हैं, इसका फार्मूला भी जान लीजिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को ड्यूल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि पूर्ण लोड धारा की 5 से 7 गुना होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति डैश डैश पर निर्भर करती है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि पोल्स की संख्या तथा घूर्णन की गति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, चार पोल अल्टरनेटर को 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्युत यानी उत्पन्न विद्युत वाहक बल की अवधि काल होगी, सही उत्तर जैसा कि यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 20 मिली सेकंड आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। पहले तो दोस्तों यहाँ पर आवृत्ति आएगी, आवृत्ति आने के बाद यहाँ पर इसका टाइम निकालेंगे जो कि 20 मिली सेकंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अल्टरनेटर में किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित हैं, यदि फेज क्रम में RYB के स्थान पर RBY दिया जाए तो क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि 3 फेज मोटर लोड प्रभावित होंगे, इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, यदि फेज क्रम को RYB के स्थान पर RBY कर दिया जाए तो 3 फेज मोटर लोड प्रभावित होंगे। जैसा कि अगला प्रश्न आपको दिया गया है, विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यतः डैश डैश प्रकार के होते हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि स्थिर आर्मेचर के होते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न जो कि समाप्त हुए। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, आपको ये वीडियो पूरा देखना बेहद ज़रूरी था। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और इस सीरीज की बहुत सारी वीडियो हमने 38 से 40 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। ये सारी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कोई प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसी तरह हम डिटेल से दिए हैं सारी वीडियो जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।